नमस्कार। हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 एवं 12वीं की अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक से संचार, संचार के कार्य, संचार के तत्व, जनसंचार, जनसंचार की विशेषताएं और जनसंचार के कार्य। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं संचार की कि संचार है क्या। देखिए, संचार जो है वो सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। देखिए, संचार जो है, संचार के द्वारा हम करते क्या हैं। सर्वप्रथम तो हम ये ध्यान देंगे कि संचार जो है, जो हमारे मन में जो विचार आए, जो भाव आए या हमें कोई सूचना है, वह हम या तो लिखित माध्यम से लिखकर अथवा मौखिक माध्यम से या बोलकर या किसी दृश्य दिखाई देने वाले या श्रव्य सुनाई देने वाले या दृश्य श्रव्य दोनों माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक अपने विचारों या भावों का या सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह उन्हें पहुंचाएंगे। तो यही प्रक्रिया संचार कहलाती है। और संचार की प्रक्रिया को संपन्न करने में जो भी सहयोगी तरीके हैं, जिन भी तरीकों का हम सहयोग ले रहे हैं, वे सारे उपकरण संचार के माध्यम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी परिभाषा बनती है कि सूचनाओं, भावों, विचारों का जो है हम लिखित या मौखिक रूप से या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक जब आदान प्रदान करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपने भावों को जब पहुंचाते हैं, तो यही प्रक्रिया संचार कहलाती है। और संचार की प्रक्रिया को पूर्ण करने में जिन जिन तत्वों का हम सहयोग ले रहे हैं, वो सभी संचार के माध्यम कहलाते हैं। अब देखिए, संचार जो ये संचार है, इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए, संचार के द्वारा सर्वप्रथम हम कुछ हासिल करना हो हमें, तब हम संचार करते हैं। जैसे हमें अपने मित्र से कोई पुस्तक मांगनी है, तो उस पुस्तक को मांगने के लिए हम अपने मित्र से संचार करेंगे, या हम संचार के माध्यम से दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं। और उस व्यक्ति जिसके व्यवहार को हम नियंत्रित कर रहे हैं, उससे हम अपनी इच्छा के अनुसार या एक खास प्रकार के व्यवहार को करने के लिए कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि एक कक्षा का वातावरण देखिए। कक्षा में क्या होता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं, उन्हें सही प्रकार से बैठने के लिए, सही प्रकार से पढ़ने के लिए या अनेक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह हो गया नियंत्रण। इसके अलावा संचार का कार्य क्या है, सूचना देना। संचार के माध्यम से कुछ खास जानने या बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। माना हमें कोई सूचना देनी है और हमने फ़ोन द्वारा अपने मित्र को वह सूचना दी, तो हमने संचार किया और माध्यम रहा फ़ोन। इसके अलावा जो अभिव्यक्ति होती है, संचार द्वारा हम अभिव्यक्ति भी करते हैं। अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि जब हमारे मन में कोई भाव आया, कोई विचार आया, तो हमने वो अभिव्यक्ति किया, हमने वो भाव दूसरों के सामने बताया। कोई ख़ास चीज़ है, माना हमें कोई वस्तु अच्छी लगी, तो हमें उस वस्तु को ख़रीदा, तो हमने उस वस्तु को क्यों ख़रीदा, हमें क्या उसमें अच्छाई लगी, हमने अपने भाव को व्यक्त किया। तो यह अभिव्यक्ति कहलाती है। इसके पश्चात जो संचार का अगला कार्य होता है, वह समाज में संपर्क स्थापित करना, अर्थात सामाजिक संपर्क। देखिए, हम सामाजिक संपर्क कैसे स्थापित करते हैं। हम एक समूह में आपस में संपर्क बढ़ाने के लिए संचार का प्रयोग करते हैं। माना हम कहीं बाहर गए या किसी समूह में गए, किसी मीटिंग में गए, तो वहाँ पर हम बिना संचार के नहीं रह सकते। इसलिए हमें उस समूह में या आपस में संपर्क बढ़ाना पड़ेगा, और संपर्क बढ़ाने के लिए हमें संचार करना बहुत आवश्यक होता है। बिना संचार के हम संपर्क नहीं बढ़ा सकते। संचार का एक अगला कार्य है कि समस्याओं का समाधान। देखिए, अगर हमारी कोई समस्या है या हमारी कोई चिंता है, तो हम उसका समाधान भी जो है संचार के माध्यम से ही करते हैं। तो संचार के माध्यम से हम समाधान ऐसे करेंगे, हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे अपनी समस्याओं से संबंधित, और हमें वहाँ से क्या मिलेगा, कुछ न कुछ उत्तर मिलेगा, कुछ न कुछ फीडबैक मिलेगा, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसका अगला कार्य होता है संचार का कि संचार का जो प्रयोग है, हम अपनी रुचियों के अनुसार भी करते हैं। जैसे किसी वस्तु में हमारी रुचि है, तो उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु की। इसके अलावा जो है संचार का कार्य
भूमिका अदा करने के लिए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी अपनी एक भूमिका निभाता है, किसी न किसी भूमिका में होता है। जैसे एक विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी की भूमिका में है, तो वह विद्यार्थी जो है अपने विद्यार्थी की भूमिका को निभाने के लिए संचार करता है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर की भूमिका में है, वो डॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए संचार करेगा। कोई जज है, वो जज की भूमिका के लिए संचार करेगा। इस प्रकार से ये संचार के कार्य होते हैं। तो अब हम बात करते हैं संचार के तत्वों की। आखिर में संचार के तत्व क्या हैं? देखिए संचार का जो पहला तत्व है वह है स्रोत या संचारक। स्रोत या संचारक क्या होता है? जिसके माध्यम से संचार प्रेषित किया जा रहा है। जो कोई व्यक्ति होगा, देखिए मान लिया किसी के मन में कोई भाव आया, वह या कोई विचार आया, वह उस विचार या उस भाव को किसी उद्देश्य से किसी अन्य तक पहुंचाता है, तो उस प्रक्रिया को संचारक, उस व्यक्ति को संचारक कहा जाएगा। यह कोई व्यक्ति है, उसे संचारक कहा जाएगा जो संचार कर रहा है। संचार करने वाले को संचारक कहते हैं, जो बोल रहा है, कुछ भाव व्यक्त कर रहा है। फिर यहाँ पे संदेश, वह एक संदेश भेजेगा। इस संदेश भेजने को कहते हैं, एक प्रकार का कोड में होता है संदेश। आप संदेश को उसी भाषा में भेजेंगे जो भाषा आपको आती होगी, उसे कहते हैं एनकोडिंग। और सफल संचार के लिए जो है यह बहुत ज़रूरी है कि जिस भाषा में आप संदेश भेज रहे हैं वह भाषा इस प्राप्तकर्ता को भी आनी चाहिए। जो ये प्राप्तकर्ता है इसे वह भाषा आनी चाहिए। माना आपने हिंदी भाषा में यहाँ से आप संचारक हैं, आपने हिंदी भाषा में संदेश प्रेषित किया, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता को हिंदी भाषा नहीं आती होगी तो आपका संचार जो है वह जो है सफल संचार नहीं कहलाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो प्राप्त करता है उसे भी वह भाषा आनी चाहिए, या वह जो कोड आपके द्वारा भेजा जा रहा है उस कोड से परिचित हो जिसमें आप संदेश भेज रहे हैं। तो यह संदेश हो गया। अब दूसरा चरण क्या आता है? देखिए यहाँ पर तो एक संचारक ने संदेश भेजा, दूसरा चरण ये संदेश का आता है कि है क्या। देखिए संचारक द्वारा अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है जो वह बोलना चाह रहा है। मतलब प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाना है। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश प्राप्तकर्ता को समझने में उतनी ही आसानी होगी। जो ये संचारक है यह संदेश भेजेगा और संदेश सीधा साफ स्पष्ट होना चाहिए। जब यह सीधा साफ स्पष्ट संदेश भेजेगा तो इस प्राप्तकर्ता को संदेश को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगला तत्व होता है इसका माध्यम। ये माध्यम क्या है? देखिए माध्यम इसका अगला तत्व है। इसमें क्या होता है कि संदेश को किसी माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। हम संदेश को या तो सीधे सीधे भी पहुंचाते हैं संचार में, अगर आमने सामने दो व्यक्ति आमने सामने हो तो सीधे सीधे, लेकिन उसमें भी हम मौखिक माध्यम से बोलकर ध्वनि माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं प्राप्तकर्ता तक। या अगर हम फ़ोन द्वारा बोल रहे होंगे तो भी हम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है संदेशों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहे हैं। तो संदेश किसी न किसी माध्यम द्वारा इस प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। और जैसे माध्यम अनेक होते हैं, बोल कर भी हम संदेश को ध्वनि तरंगों द्वारा पहुंचाते हैं, या पत्र के द्वारा, दृश्य संदेश, या प्रकाश तरंगों द्वारा। तो इस प्रकार से यह माध्यम होते हैं। और फोन, टीवी, समाचार पत्र आदि ये जो है संचार के माध्यम कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्राप्तकर्ता। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए संचारक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये प्राप्तकर्ता भी इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम संचार कर रहे हैं तो उसमें प्राप्तकर्ता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। संदेश का आखिरी लक्ष्य भी यही है, क्योंकि संदेश ने पहुंचना आखिरकार प्राप्तकर्ता के पास ही है, इसलिए संदेश का आखिरी लक्ष्य जो है वो प्राप्तकर्ता ही है। अब ये प्राप्तकर्ता कौन है? देखिए कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है प्राप्तकर्ता, कोई समूह हो सकता है, या कोई संस्था हो सकती है, या विशाल जन समूह भी यह प्राप्तकर्ता हो सकता है। और प्राप्त संदेश के आधार पर ही यह प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। यही प्रतिक्रिया जो है फीडबैक कहलाती है। जब यह प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करने के बाद कोई प्रतिक्रिया देता है तो यह प्रतिक्रिया सीधे यहाँ से किसके पास पहुँचेगी? संचारक के पास, और यही प्रतिक्रिया कहलाएगी फीडबैक। हम बात करते हैं फीडबैक की, कि फीडबैक क्या चीज़ है। देखिए फीडबैक और शोर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं।
जो स्रोत है, जो संचारक है, संचारक संचार करता है, वह प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, और प्राप्तकर्ता उस संचार के बदले कोई प्रतिक्रिया करता है, तो वही प्रतिक्रिया जो है वो संचार की प्रतिक्रिया ही फीडबैक कहलाती है। संचार की जो प्रतिक्रिया हो रही है वह फीडबैक कहलाएगी। मतलब उसके पास संदेश पहुंचा, उस संदेश के बदले उसने कुछ प्रतिक्रिया की, उसे हम फीडबैक कहते हैं। और इस फीडबैक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस फीडबैक के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारा जो संचार है, जो हमारा संदेश है, वह सही प्रकार से प्राप्तकर्ता को के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। और अगर नहीं पहुंचा, इसका अर्थ कुछ बाधा आई संचार के मार्ग में, तो उसी बाधा को शोर कहा जाता है। अगर हमारा संदेश नहीं पहुंच रहा है तो वह शोर कहलाता है। और शोर कई प्रकार का हो सकता है। देखिए, शोर या बाधा, शोर का अर्थ है बाधा। ये बाधा जो है या तो मानसिक हो सकती है, मानसिक रूप से न पहुंची हो, या तकनीकी रूप से भी हो सकता है, तकनीक में कुछ खराबी आ गई हो। भौतिकी रूप से भी ये शोर भौतिक भी होता है, या हो सकता है भौतिकी रूप से ही जो है प्राप्तकर्ता तक जो है हमारा संदेश न पहुंचा हो। इसके कारण संदेश जो है मूल रूप में, जो ये शोर होता है, शोर के कारण संदेश मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। ये यहाँ से संदेश भेजा, लेकिन रास्ते में शोर आ गया, बाधाएं आ गई, तो वह मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है। और अगर संचार सफल करना है तो सफल संचार के लिए ये शोर का हटना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। शोर होने पर संचार सफल नहीं हो सकता है। इसलिए संचार सफल तभी होगा जब शोर हट जाएगा। अब हम आते हैं जनसंचार पर, कि जनसंचार है क्या। देखिए, जनसंचार क्या है? प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। देखिए, संवाद तो इसमें भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें संवाद करने के लिए या संचार करने के लिए हम किसी तकनीक का प्रयोग करते हैं या किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। और हम यहाँ पे एक या दो व्यक्तियों से संचार नहीं करेंगे, बल्कि एक विशाल वर्ग से संचार करेंगे। तो यही क्या है जनसंचार। लोग, संचार मतलब यही कि भावों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जब हम बहुत विशाल जनसमूह पर अपने भावों को पहुंचाएंगे, उनको अपने भाव बताएंगे, तो वह संचार कहलाएगा। और जनसंचार के देखिए इसके माध्यम क्या क्या हैं। जनसंचार का माध्यम जो है जिसके द्वारा हम जनसंचार करते हैं वो अखबारों में अपने विचारों को छपा करके हम बहुत अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सिनेमा आदि के द्वारा हम जनसंचार कर सकते हैं। जनसंचार की कुछ विशेषताएं भी हैं। देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली, देखिए फीडबैक के बिना संचार नहीं होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि फीडबैक क्या है। तो जनसंचार में क्या होता है, जो फीडबैक है वो तुरंत प्राप्त नहीं होता है। संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है हम बहुत विशाल जनसमूह से संपर्क कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो हमें फीडबैक तुरंत मिलना असंभव है। और दूसरा इसमें इसकी विशेषता है कि इसमें संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जो हम संदेश यहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न हो करके पूरे जन समूह के लिए है, सार्वजनिक तौर पर है। तीसरी इसकी विशेषता है कि संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। देखिए संचार में क्या था, हम संचार कर रहे थे तो या तो हम दो व्यक्ति आपस में कर रहे थे, फ़ोन द्वारा संचार कर रहे थे, लेकिन क्या था, संचार करने वाले और संचार को प्राप्त करने वाले के बीच सीधा संबंध था संचार में। लेकिन जब हम जनसंचार की बात करते हैं, यहाँ पे संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है, क्योंकि एक विशाल जनसमूह को यहाँ पे जो है संचार किया जाता है विशाल जनसमूह के साथ, तो वहाँ पे संपर्क स्थापित करना बहुत ही कठिन कार्य है। देखिए जनसंचार का जो अगली विशेषता है वह है कि जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। अगर हम जनसंचार करेंगे तो हमें एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। अकेले में जनसंचार नहीं किया जा सकता है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। देखिए द्वारपाल क्या होते हैं, किसी संचार की प्रक्रिया को, जनसंचार की प्रक्रिया को पूर्ण करने में जो भी सहयोग करते हैं। जैसे हम एक माइक द्वारा संचार कर रहे हैं, तो उस माइक को चलाने वाला
या उसके पीछे जो उसे जोड़ने वाले हैं, लाइटमैन हैं, ये सारे लोगों का सहयोग होता है। ये सारे लोग यहाँ पे द्वारपाल कहलाते हैं। अब क्या आता है, अगला आता है हमारा जनसंचार के कार्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जनसंचार के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य है जनसंचार का, वो सूचना देना। देखिए सूचना किस प्रकार से हम जनसंचार द्वारा प्राप्त करते हैं। दुनिया भर की सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं जनसंचार के द्वारा। देखिए हम टीवी, रेडियो या अनेक माध्यमों से, इंटरनेट के माध्यम से हम आज घर बैठे ही जो है विश्व के अलग अलग स्थानों के, अलग अलग देशों की खबरों को तुरंत ही अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे देख लेते हैं, जिससे हमें उस देश की, उस स्थान की सूचना प्राप्त हो जाती है। तो जनसंचार का एक प्रमुख कार्य सूचना देना है। दूसरा इसका जो कार्य है वह है शिक्षित करना। देखिए जनसंचार का ये कार्य है कि हम शिक्षित भी हों मनुष्य, लेकिन शिक्षित करने से क्या मतलब है, यहाँ पे देखें कि देश या दुनिया का हाल जो है उससे हम परिचित होते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। देखिए वहाँ से हम उस देश की जानकारी ग्रहण करते हैं, जिससे हमें वहाँ के बारे में पता चलता है और व्यक्ति शिक्षित होता है। इसका तीसरा जो कार्य है वह है मनोरंजन करना। आप जानते ही हैं जनसंचार का एक प्रमुख कार्यों में मनोरंजन करना आता है, जैसे टीवी, सिनेमा, रेडियो, किताबें आदि ये आज के जीवन के महत्वपूर्ण अंग हो गए हैं। खास तौर पे हम देखें तो मोबाइल जो है आज वर्तमान में जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम रह गया है, जिसके द्वारा हम इंटरनेट कनेक्ट करने पर जो है मनोरंजन आसानी से होता है व्यक्ति का। फिर अगला कार्य क्या है इसका, निगरानी करना। देखिए जनसंचार के द्वारा ही जो है सरकार या किसी संस्था के कामकाज पर हम निगरानी कर सकते हैं। ये जनसंचार का कार्य है। और हम ये देखते हैं कि जनसंचार के माध्यमों द्वारा हम ये देखते हैं कि वह सरकार जो है वो कोई गलत कार्य कर रही है या वह संस्था कोई गलत कार्य कर रही है, तो उसके द्वारा किए जा रहे जो गलत कार्य हैं उनको लोगों के सामने लाना, यह जनसंचार की जिम्मेदारी हो, जनसंचार के माध्यमों की जिम्मेदारी हो। जनसंचार के जो जो माध्यम है, चाहे वो टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, जो भी माध्यम है, कि अगर सरकार या संस्था कोई गड़बड़ कर रही है, कोई गलत कार्य कर रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने का कार्य संचार करती है, जनसंचार द्वारा किया जाता है। यही है निगरानी करना। इस देखें जो जनसंचार का अगला कार्य है वो है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करने से क्या तात्पर्य, देखिए हम ये देखते हैं कि समाचार पत्र जो है वो किसी समाचार पत्र या जो चैनल होते हैं वह किसी खास मुद्दे या घटना को जो है अपने चैनल द्वारा या अपने पत्र द्वारा उठाते हैं, और वह घटना या वह मुद्दा जो है वह लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन जाता है, और सरकार और समाज जो है उस मुद्दे के अनुकूल प्रतिक्रिया करने लग जाती है। मतलब जनसंचार का जो कार्य है, जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उनका जो एक कार्य है वो है एक एजेंडा तय करना, लोगों के बीच किसी मुद्दे को उठाना या किसी घटना को उठाना, जिससे क्या होगा, वह एक चर्चा का विषय बनेगा, और चर्चा का विषय बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पक्ष विपक्ष में आएंगे, जिस कारण सरकार की उस पर नज़र पड़ेगी। और सरकार और लोग जो है देखिए जब जनसंचार के माध्यमों द्वारा बार बार उस मुद्दे को उठाया जाएगा, तो सरकार और लोग उस मुद्दे के अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यह एक जनसंचार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके पश्चात जो अगला कार्य है वह है विचार विनिमय के लिए मंच उपलब्ध कराना। देखिए जनसंचार का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह विचार विमर्श है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अपने मन में विभिन्न विचार आते हैं, और उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसे किसी न किसी मंच की आवश्यकता होती है। तो जनसंचार एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मंच मिलता है, मंच उपलब्ध होता है, जिससे वह क्या होगा, अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों के सामने पहुंचा सकता है। इसी के साथ हमारे आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।